अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फराज खान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी किताब लेकर आया हूँ। एक किताब की समरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच, ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस बुक। ये किताब लिखी है स्टूडेंट्स, एक फेमस राइटर है नेपोलियन हिल। और नेपोलियन हिल ने जो ये किताब लिखी, क्यों लिखी, थोड़ा सा इसका पस मंज़र, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको इस किताब की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो और आपको इस बात का इदराक हो कि ये किताब ऐसे ही नहीं किसी राइटर ने यूं ही लिख दी है। इस किताब के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। नेपोलियन हिल जो है वो एक राइटर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। 1860s में अमेरिका में एक एंटरप्रेन्योर गुजरे हैं जिनका नाम है एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी एक 15-18 साल का, 20 साल का बच्चा जिसने एक फाउंड्री में, फाउंड्री उसको कहा जाता है जो जहाँ लोहा बनता है, फाउंड्री में जो है वो जॉब शुरू की। एक 18-20 साल के बच्चे ने वहाँ पे एज ए लेबर वर्क शुरू किया, फिर मेहनत करते करते वहाँ सुपरवाइज़र बना, फिर मैनेजर बना, फिर उस कंपनी का मालिक बन गया और फिर अपनी कंपनी को इतना फैलाया, इतना ग्रो किया कि वो अमेरिका की सबसे बड़ी फाउंड्री बन गई जहाँ पे लोहा बनाया जाता था पूरे अमेरिका में सबसे ज़्यादा। यानी ये समझ लीजिए कि स्टेट का जितना लोहा बनता था उसका 1/3 लोहा जो है वो उस इंडिविजुअल की फाउंड्री में बनाया जाता था। और इवेंचुअली फिर मेहनत करते 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 वो अमेरिका का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया और उस शख्स का नाम था एंड्रयू कार्नेगी। सो 19 सेंचुरी के स्टार्ट में 1901 या 1902 की बात है कि उसने ये सोचा कि नाउ आई हैव हैड इनफ और मैंने काफ़ी अमाउंट अर्न कर ली है, तो मैं क्यों ना इस पैसे को जो है वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करूँ, मुल्क की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करूँ। तो उसने अपनी सारी जो अमाउंट थी, अपनी जो फाउंड्री जो थी, वो सरकार को वक्फ करने का सोचा। और सरकार ने उस अमाउंट के एवज उसको 500, तकरीबन $480 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट $500 मिलियन 1903 में दिए। और जिसमें से $350 मिलियन जो है उसने ये सोचा कि मैं इस पैसे से जो है वो अपने मुल्क की खिदमत करूं, मुल्क को सुपर पावर बनाने का सोचा उसने। और उसके साथ साथ उसने ये सोचा कि मैंने जो एक मुझ जैसा एक लड़का, जो कि मुझ जैसा एक शख्स जो कि 18-20 साल का लड़का था, उसने फाउंड्री में जॉब की, फिर बाद में सुपरवाइज़र बना, फिर मालिक बना और इतने पैसे अर्न किए। तो मेरी ज़िंदगी पर और मुझ जैसे कुछ और लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी पर क्यों ना मैं किसी ऐसे शख्स को हायर करूं जो मेरी ज़िंदगी पर और मुझ जैसे और कामयाब लोगों की ज़िंदगी पर रिसर्च करे और रिसर्च करके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हम में मुश्तरक हों उनको सिंक्रोनाइज करे, उनको समराइज करके एक किताब लिखे जिससे जो बाकी जो जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको फ़ायदा हो ताकि वो भी अपने मकसद को पाए तकमील तक पहुंचा सके। क्योंकि उसने वो ये समझता था कि मुझ जैसा एक आम सा लड़का जब अमेरिका का अमीर तरीन शख्स बन सकता है तो यकीनन इन उसूलों को फॉलो करते हुए दूसरे जो लोग हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सो उसने अखबार में एक ऐड दिया कि मुझे एक रिसर्चर की ज़रूरत है, एक राइटर की ज़रूरत है, एक असिस्टेंट की ज़रूरत है जो मेरे साथ काम करे और मैं कुछ चीज़ों को चाहता हूँ कि वो मेरे साथ काम करके तरतीब दे। तो एक 30-32 साल का नौजवान लड़का राइटर जिसका नाम था नेपोलियन हिल, वो शख्स वो शख्स आया उसके पास, एंड्रयू कार्नेगी के पास, और उसने ये हामी भरी कि मैं आपके साथ काम करूंगा। तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझ पर और मुझ जैसे जो और कामयाब लोग हैं हमारे मुल्क में, तकरीबन 400 या 500 लोग, उन पर रिसर्च करो और उनके दरमियान जो मुश्तरक बातें हैं उसको कलेक्टिवली समराइज करके, सिंक्रोनाइज करके एक किताब की शक्ल दो। तो नेपोलियन हिल ने कहा ठीक है सर, मैं आपके लिए काम करूंगा, लेकिन इसके एवज मुझे मुआवजा क्या मिलेगा। तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि पैसे नहीं मिलेंगे, बस ये है कि आपको कामयाब तरीन लोगों से मिलने का शरफ हासिल होगा। अब हम में से आप होते या मैं होता तो हम कहते कि सर मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों काम करूं। नेपोलियन हिल ने बगैर किसी इफ्स एंड बट्स के कहा ठीक है सर, मैं आपके लिए काम करूंगा और मैं उन लोगों की ज़िंदगी पर रिसर्च करके किताब लिखूंगा।
अब ना सिर्फ उसने इसको एज ए चैलेंज लिया, बल्कि अमेरिका के 500 कामयाब तरीन लोगों पर रिसर्च की, और इस रिसर्च में बकौल नेपोलियन हिल के उसको 20 साल का अरसा लगा। और ये 20 साल का अरसा जो है एक यकीनन एक तवील अरसा होता है। उस तवील अरसे के बाद 500 लोगों का इंटरव्यू करने के बाद उसने कुछ मुश्तरक पॉइंट्स जो उनमें थे, उन सब में जो चीज़ें मुश्तरक थी उस पर एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये मैंने आपको तफसील इसलिए बताई है स्टूडेंट्स कि आपको इसका इदराक हो कि ये किताब ऐसे ही नहीं किसी ने लिख दी है। इस किताब को लिखने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए तकरीबन 20 साल का तवील अरसा लगा है। अब यकीनन एक ऐसी किताब जिसको लिखने में 20 साल का अरसा लगा हो, और उस राइटर ने, नेपोलियन हिल ने, 500 कामयाब तरीन लोग, जिसमें थॉमस एडिसन शामिल था, जिसमें फोर्ड शामिल था, जिसमें ब्रिजस्टोन शामिल था, और इस जैसे और 497 एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोग, कामयाब तरीन लोग शामिल थे, उनके दरमियान जो पॉइंट्स मुश्तरक थे। तो यकीनन ये किताब अगर ज़िंदगी में एक दफ़ा भी ना पढ़ी जाए तो मैं समझता हूँ कि नेपोलियन हिल की रिसर्च के साथ नाइंसाफ़ी होगी। हर उस इंसान जिसने कोई रिसर्च की है, कोई थ्योरी दी है, कोई फार्मूला दिया है, ये उसका, उस शख्स का बनी नौ इंसान पर एहसान है। तो अगर एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल लगाकर कुछ रूल्स निकाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी होगी अगर हम ज़िंदगी में एक दफ़ा भी इस किताब को ना पढ़ें। प्रॉब्लम यह है कि हम सब कामयाब होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं। अमीर होना कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि पैसा ज़रूरी नहीं है तो वो इंतहाई बेवकूफ़ इंसान है। पैसा बिल्कुल ज़रूरी है। इस्लाम ने भी हलाल पैसे से अच्छे कपड़े पहनने को, अच्छे जूते पहनने को, अच्छी सवारी रखने को मना नहीं किया। यकीनन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हलाल तरीक़ों से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सब अमीर होना चाहते हैं, लेकिन हम अमीरों से जब तक नफ़रत करेंगे हम अमीर नहीं हो सकेंगे। बेहतर चीज़ ये है कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं, कामयाबी की मंजिलों को छूना चाहते हैं, तो उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने, जो दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स थे, किन स्टेप्स को फॉलो किया। तो इस किताब में दुनिया के जो 500 अमीर तरीन लोग हैं, उनके दरमियान जो पॉइंट्स मुश्तरक हैं, उनको सिंक्रोनाइज करके एक किताब की शक्ल दी है। ये पस मंज़र बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप इस किताब को सीरियसली लें। ठीक है जनाब, सो स्टार्ट करते हैं। नाउ पहला पॉइंट जो नेपोलियन हिल ने लिखा है, जो कि इन तमाम लोगों में मुश्तरक था, वो था बर्निंग डिजायर। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट without a clear and burning desire for your goal. Without a clear and burning desire for your goal, you won't be able to overcome obstacles or persist through challenges. Set a deadline and determine what you will give in return for achieving your goal. इन तमाम लोगों में जो पहला पॉइंट मुश्तरक था, सब में वो थी बर्निंग डिजायर। नाउ बर्निंग डिजायर का क्या मतलब होता है? ये किसी आम ख्वाहिश की बात नहीं हो रही, बल्कि एक बर्निंग डिजायर उस शख्स, उस ख्वाहिश का नाम है कि आपके अंदर जुनून हो, किसी चीज को पाने का जुनून। जब आप किसी चीज को पाने का जुनून आपके अंदर होता है, तो यकीनन आप फिर उसकी हिकमत अमली बनाते हैं, उसकी पॉलिसी बनाते हैं, उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो जो पहला जो पॉइंट इन तमाम लोगों में मुश्तरक था, वो थी इनकी बर्निंग डिजायर, वो थी इनकी हंगर, वो था इनका जुनून, कि इनको अपने टारगेट को अचीव करने का जुनून था, बर्निंग डिजायर थी। तो जब आपके अंदर किसी चीज को पाने की बर्निंग डिजायर होती है, तो फिर आप उसके लिए यकीनन सेक्रीफाइसेस भी देते हो, उसके लिए टफ टाइम भी जो है वो बियर करते हो, उसको अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, डेडलाइन बनाते हो कि मैंने इस काम को कैसे अचीव करना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या पॉलिसी होगी, क्या डेडलाइन होगी। डेडलाइन कैसे बनानी है, पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, उसके लिए मेरी एक वीडियो है स्मार्ट गोल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, उसको ज़रूर देखिएगा कि पॉलिसी जब बनाई जाती है तो कैसे बनाई जाती है। यकीनन सिर्फ बर्निंग डिज़ायर होने से मामला तो अचीव नहीं कर पाओगे आप, यकीनन पॉलिसी बनानी होगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा कि पॉलिसी कैसे बनाई जाती है। सो पॉइंट पर वापस आते हैं। इन तमाम के दरमियान जो पहली चीज़ मुश्तरक थी वो थी बर्निंग डिज़ायर, यानी जुनून। दूसरा पॉइंट, फेथ। Now, visualization of belief in attainment of desire is the only antidote to failure. When you have faith, you automatically start attracting the resources, people and opportunities that will help you.
पॉजिटिव थिंकिंग फॉस्टर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिजिलियंस। किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका अपने ऊपर एतमाद होना, आपका अपने ऊपर फेथ होना। फेथ क्या होता है? फेथ जो होता है क्या करता है? बेसिकली एंटीडोट देता है फेलियर को। इट इज अ एंटीडोट टू फेलियर। जिन लोगों के अंदर फेथ होता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, उनके अंदर ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। नाउ एतमाद का मकसद क्या है? एतमाद जो होता है वो यकीनन जो मेहनती शख्स होता है उसके अंदर एतमाद आ जाता है। अब आप देखोगे, अगर आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में जो शख्स जिसको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता वो ज्यादा छक्के चौके मारता है। अभी 20 ओवर का खेल बाकी है, आप छक्का मार रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है, अपनी फिटनेस के ऊपर एतमाद नहीं है। जिसको अपने ऊपर एतमाद होगा, छक्का मारा जाता है 45 या 46 ओवर में, जब 30 बॉलों का खेल बाकी रह गया, 35 बॉलों का खेल बाकी रह गया, तब छक्का मारा जाता है। अभी 20 ओवर का खेल बाकी है, आप अननेसेसरीली छक्का मार रहे हैं, आपने बॉल 90 डिग्री एंगल पर उठा दी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अच्छा जो प्लेयर होता है वो सिंगल डबल करता है, सिंगल को टूज में कन्वर्ट करता है, टूज को 3 में कन्वर्ट करता है। और जब आप 45 या 46 या 47 ओवर में चले गए तो उसके बाद आप स्कोर को एक्सलेट करते हो, ये क्योंकि ऐसे शख्स को अपनी फिटनेस पर एतमाद होगा। ऑन द अदर हैंड जो शख्स जो है वो थकावट फील करेगा, टायर्डनेस फील करेगा, तो यकीनन वो सिंगल और डबल से हाइड होने के लिए क्या करेगा? छक्का मारने की कोशिश करेगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, बड़ा मशहूर शेर है, परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और, मानी और तफावत में फ़र्क नहीं, लेकिन मुल्लाह की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और। तो अज़ान तो यकीनन दोनों दे रहे हैं, लेकिन जो एतकाद, जो ईमान की कुव्वत जहाद करने वाले सोल्जर के अंदर होती है, यकीनन वो एक अलग फेथ होता है। तो अगर आपके अंदर एक फेथ है, एक बिलीफ है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो यकीनन आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होगी, आपकी स्ट्रगल जो होगी, वो अलाइन हो जाएगी आपके जो आपकी बर्निंग डिजायर जो है उसके साथ अलाइन हो जाएगी। तो दैट्स व्हाट वी कॉल फेथ। फेथ जो होता है ना कि मैं इस काम को कर सकता हूं, यस आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, वो आपके अंदर फिर उस काम के दरमियान में जो हर्डल्स आती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उनको बियर करने की सलाहियत देता है। क्योंकि मुझे ये काम करना है, मैं ये कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कुव्वत इरादी, एक रिजिलियंस जो है, वो दर्द को बियर करने की जो एक कैपेबिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है। दूसरी चीज जो इनके अंदर क्या मुश्तरक थी, इनका अपने ऊपर एतमाद था, इन तमाम कामयाब लोगों का। नंबर 3, ऑटो सजेशन। तीसरा पॉइंट जो नेपोलियन हिल ने लिखा है, ऑटो सजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स, अफर्मेशंस एंड सजेशंस। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि अपने माइंड को फीड करें, जिस तरह आप फीड करते हैं, जिस तरह आप बीजें जब लगाते हैं किसी भी पौधे को, जब आप प्लांट करते हैं, किसी भी कोई भी पौधा लगाते हैं, तो जो उसमें बीज लगाते हैं, तो पौधा जो होता है वो बीजों की बेस पर ग्रो करता है। उसी तरह आपका जो माइंड होता है, वो भी आप अपने माइंड को अगर नेगेटिव फीड करेंगे तो वो नेगेटिव, गार्बेज इन गार्बेज आउट, पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट। अगर माइंड में नेगेटिव फीड करेंगे, नेगेटिव आउट होगा, माइंड को पॉजिटिव फीड करेंगे, पॉजिटिव आउट होगा। तो अपने माइंड को पॉजिटिव फीड कीजिए। पॉजिटिव फीड करने का क्या मतलब है? पॉजिटिव फीड करने का मतलब यह है कि आप सेल्फ अफर्मेशंस की आदत डालिए। जो जो अपने टास्क आपने अचीव किए हैं जिंदगी में, वो रिमाइंड कीजिए, रिकॉल कीजिए कि यस, मैं कोई बेकार शख्स नहीं हूं, मैंने जिंदगी में ये भी अचीव किया, ये भी अचीव किया, ये भी अचीव किया। Napoleon Hill recommends repeating your goals aloud and in writing multiple times daily. This repetition influences the subconscious mind, creating a mindset that aligns with your success goals. जो कुछ आपने करना है, जो कुछ आपके गोल्स हैं, उनको रिपीटेडली जो है वो अकेले में उनको लाउडली बोला करें, उनको लिखा करें। लाउडली बोलने से, लिखने से क्या होगा, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ चुकी होंगी।
सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज आ चुकी होगी तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, चूंकि वो चीज आपका माइंड उसके हिसाब से प्रोग्राम हो चुका है, तो क्या होगा कि उस चीज को अचीव करने में आपको कम टाइम लगेगा। दैट्स व्हाट वी कॉल ऑटो सजेशन। इंसान जो कुछ भी अपने माइंड में सोचता है वही कुछ उसके साथ होता है। इंसान जैसी वीडियोस देखता है उसी तरह की उसकी सोच डेवलप होती है। इंसान जिस तरह के लोगों में बैठता है वैसी ही उसकी सोच डेवलप होती है। इंसान जिस माहौल में जाता है वैसी ही उसकी सोच डेवलप होती है। इंसान जिस तरह की किताबें पढ़ता है वैसी ही उसकी सोच डेवलप होती है। ये माहौल, ये दोस्त, ये किताबें, ये वीडियोस, ये फेसबुक की दोस्तियां क्या कर रही हैं, बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड को ग्रूम कर रही हैं, ऑटो सजेशन की आदत डेवलप कर रही हैं। ठीक है जनाब। तो तीसरी क्वालिटी क्या है, ऑटो सजेशंस की आदत डालिए। जो कुछ आप करना चाहते हैं उसको कंटिन्यूअसली रिपीट किया करें, सोचा करें उस बारे में, उसको लिख लिया करें कहीं, ताकि वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहें। पॉइंट नंबर 4, स्पेशलाइज नॉलेज। पॉइंट नंबर 4 नेपोलियन हिल की बुक में ये इस चीज को एम्फसाइज करता है कि दिस पॉइंट स्ट्रेसेस और फोकस ऑन स्पेशलाइज नॉलेज रादर देन जनरल। कंटिन्यूअस लर्निंग इन पर्सपेक्टिव फील्ड इज रिक्वायर्ड। जनरलाइज नॉलेज से बेहतर है कि किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आपका पैशन है उस स्पेसिफिक फील्ड में, आप बीबीए कर रहे हो, बीएस कर रहे हो, बीई कर रहे हो, मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी आपकी पर्सपेक्टिव फील्ड है उसमें आप 35, 40, 45 कोर्सेज पढ़ते हो 4 साल में, लेकिन एक स्पेसिफिक फील्ड आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपने ग्रूम करना है। अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो ठीक है, सीजीपीए लेने के लिए, क्विजेस और मिड टर्म में अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, लेकिन कोई एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऐसी चुन लीजिए जिससे रिलेटेड आप यूनिवर्सिटी से हट के, कोर्स से हट के, उससे रिलेटेड वीडियोस देखें, उससे रिलेटेड शॉर्ट कोर्सेज देखें, उससे रिलेटेड पॉडकास्ट देखें। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, रादर देन कि आप जनरलाइज नॉलेज पे तवज्जो करें, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों की नॉलेज गेन करें, लेकिन जो डेप्थ में आपने नॉलेज गेन करनी है वो कोई एक या दो फील्ड होनी चाहिए जो कि आपके फ्यूचर का तयन करेंगी। तो चौथा पॉइंट ये है जिसमें नेपोलियन हिल ने फोकस किया है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है उस पर फोकस करें रादर देन जनरलाइज्ड नॉलेज। ठीक है जनाब। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इमेजिनेशन। It is a workshop for the mind. It is an exercise for the mind. Imagination is the ability to form mental pictures and come up with new ideas. Napoleon Hill believes that the ability to visualize your success is a critical skill for achieving it. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है इमेजिनेशन का? इमेजिनेशन का मतलब ये है कि इमेजिनेशन की जो पावर होती है ना, चीज़ों को विजुलाइज करने की जो पावर होती है, वो करती क्या है, वो आपके जहन में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, आपके जहन में एक खाका बनाती है। ठीक है। और वो खाका क्या करता है, जैसे जैसे आपका इरादा पुख्ता होता चला जाता है, आपकी एफर्ट, आप उस मेहनत करते चले जाते हो, आप उस खाके के अंदर रंग भरते चले जाते हो, रंग भरते चले जाते हो, और फिर इवेंचुअली आप उस खाके को हकीकत का रूप देते हो। सो इमेजिनेशन का मतलब ये है कि जो भी आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप घर लेना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उस तरह के जो बिजनेसेस हैं, उस तरह की जो गाड़ियां हैं, उस तरह के जो घर हैं, उस तरह के जो ऑफिसेज हैं, वहां पर जाएं, उसको देखें, बगौर उसका जायजा लीजिए, असेसमेंट कीजिए कि इसमें कितना कितना फाइनेंस चाहिए मुझे। दैट्स व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट आपको होना पड़ेगा। अगर आप ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहेंगे कि नहीं जनाब मुझे ये अचीव करना है, लेकिन उसके बारे में मालूमात आप हासिल नहीं कर रहे, तो कभी भी आप उसको हकीकत का रूप नहीं दे सकेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हैं तो पहले जो स्टार्टअप्स हैं, जो आपसे सीनियर्स हैं, जिन्होंने 2, 4, 5, 6 साल में सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, उनसे जाकर मिलिए, उनके सॉफ्टवेयर हाउस को देखिए। जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं उन गाड़ियों को जाकर देखिए, उनसे मालूमात हासिल कीजिए कि ये गाड़ी अभी इतने की है तो 5 साल बाद कितने की होगी। जो घर आप बनाना चाहते हैं, आप असेसमेंट कीजिए कि ये घर अभी इतने का है तो 5 साल बाद कितने का होगा। जो सॉफ्टवेयर हाउस आप बनाना चाहते हो, जो कंपनी आप खोलना चाहते हो, अभी स्टार्टअप्स
के लिए, इस कंपनी को खोलने के लिए, सॉफ्टवेयर हाउस को ओपन करने के लिए इतनी अमाउंट दरकार है, तो जब मैं 5 साल के बाद ओपन करूंगा तो मुझे कितनी अमाउंट दरकार होगी। इससे क्या होगा, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में, आपको रोड मैप बनाने में, आपको प्लानिंग करने में क्या होगा, आपको फायदा होगा। ठीक है जनाब, दैट्स व्हाट वी कॉल द पावर ऑफ इमेजिनेशन। जिस चीज को आप बार बार देखते हो, विजुलाइज करते हो, वो आपके जहन में आ जाती है और फिर कंटिन्यूअस मेहनत से आप उसको, इमेजिनेशन को हकीकत का रूप देते हो। और फिर इमेजिनेशन का एक और फायदा ये होता है कि जो चीज आप इमेजिन करते हो, फिर उससे रिलेटेड आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, फिर आप उस तरह के लोगों से मिलते हो, उससे रिलेटेड चीजों की मालूमात हासिल करते हो आप, तो यकीनन फिर आपका एक्सपोजर बढ़ता है। छठा पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। ऑर्गेनाइज प्लानिंग किसको कहते हैं? ऑर्गेनाइज प्लानिंग को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। प्लानिंग, एक चीज आपने सोची, गोल्स विदाउट डेडलाइन इज अ फैंटेसी। आपने सोच लिया कि मुझे ये काम अचीव करना है, मुझे ये सॉफ्टवेयर हाउस ओपन करना है, मुझे ये कंपनी ओपन करनी है, मुझे ये मिल ओपन करनी है, मुझे ये प्लॉट लेना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये घर बनाना है, लेकिन कोई डेडलाइन आपने नहीं बनाई, तो ये क्या है? फैंटेसी है। गोल्स विदाउट डेडलाइन इज अ फैंटेसी। जब गोल के साथ आपने डेडलाइन को ऐड कर लिया तो ये क्या बन गया? आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। अब आपके पास गोल भी है और डेडलाइन भी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूं, मेरे पास एक गोल भी है और डेडलाइन भी है। तीसरी चीज, गोल प्लस डेडलाइन प्लस प्लान इज द इंटेंशन। अब मेरे पास गोल भी है, डेडलाइन भी है और प्लान भी है, तो ये क्या बन गई? ये अब इंटेंशन बन गई। अब मैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ जा रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता। गोल भी है, डेडलाइन भी है, प्लान भी है और कंसिस्टेंट एक्शन भी है। यानी प्रॉपर गोल था, कितने साल में अचीव करना है इसका भी तयन कर लिया, प्लान भी बना लिया और कंसिस्टेंटली वर्क भी कर रहा हूं। अब कोई भी चीज जो है मुझे कामयाबी से नहीं रोक सकती। अगर अल्लाह की रहमत साथ होगी तो यकीनन मैं इस मकसद को अचीव करने के काबिल हो जाऊंगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, पर्सनल मीनिंगफुल गोल प्लस डेडलाइन प्लस प्लान प्लस कंसिस्टेंट एक्शन इज द फुलफिलमेंट। इसी कॉन्टेक्स्ट में कि काम को अचीव कैसे करना है, मेरी एक और वीडियो है जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, स्मार्ट गोल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। और 2 वीडियोस हैं बेसिकली। पहली वीडियो में स्मार्ट गोल को एक्सप्लेन किया है और दूसरी में 10 एग्जांपल्स के साथ उसको इवैल्यूएट करके बताया है। उसको जरूर देखिएगा, इस ऑर्गेनाइज प्लानिंग के फेस में आपको उससे जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है जनाब। सो 7वां पॉइंट क्या है? डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको मालूम होगा प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है। व्हेन वी डेलिबरेटली, व्हेन वी इंटेंशनली, व्हेन वी पर्पसली डिले द टास्क, वी कॉल इट प्रोक्रेस्टिनेशन। सो जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन को मास्टर किया होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन को काउंटर किया हुआ होता है। द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजन क्विकली विदाउट एक्सेसिव डेलिब्रेशन और सेकंड गेसिंग। Once a decision is made, they stick with it and adjust only when absolutely necessary. यानी एक दफा जब आपने डिसीजन ले लिया, सबसे पहले तो डिसीजन, क्विकली डिसीजन लीजिए। ठीक है, ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्विकली डिसीजन लीजिए। जब आपने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद अब आपने जो है वो डिसीजन को चेंज नहीं करना। डिसीजन ले लिया, ठीक है, डिसीजन लेने से पहले एसेस कर लीजिए सिचुएशन को। ठीक है, थोड़ा सा सीनियर से मशवरा कर लीजिए, जो उस फील्ड में ऑलरेडी जो लोग पहले से हैं उनसे मशवरा कर लीजिए। लेकिन जब आपने असेसमेंट के बाद डिसीजन ले लिया तो अब सोचने की जरूरत नहीं है, अब आप एग्जीक्यूशन की तरफ आएंगे। क्योंकि डिसीजन लेने के बाद अब आप सोचेंगे तो व्हाट यू आर डूइंग, वी कॉल इट अ प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है जनाब। 8वीं चीज, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस इज की टू ओवरकमिंग एडवर्सिटी, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। परसिस्टेंस जो होती है, ये कहने में तो बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो परसिस्टेंस पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। कंसिस्टेंसी जो होती है, डेली बेसिस पर जो काम होता है, रोजाना थोड़ा 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 काम जो होता है, वो क्या बनाता है? ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, मामूली को गैर मामूली बनाता है। तो सिर्फ
डिसीजन आपने लिया, डिसीजन लेने के बाद एग्जीक्यूशन की, एक दिन की, अगले दिन नहीं की, फिर तीसरे दिन छुट्टी की, फिर अगले दिन नहीं की, इससे बात नहीं बनेगी, बल्कि कंसिस्टेंटली आपको थोड़ा 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 काम करना पड़ेगा। परसिस्टेंस की आदत जो होती है वो बहुत जबरदस्त आदत होती है, वो हमेशा आपको पे बैक करती है। ठीक है, खामोशी से आपने थोड़ा 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 काम करना होता है, चाहे उसका आउटपुट आए या ना आए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में जरूर आपको पे बैक करेगा। आपको अभी नजर नहीं आ रहा हो सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में वो आदत जरूर आपको पे बैक करेगी। दैट्स व्हाट वी कॉल परसिस्टेंस। पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। Mastermind is a group of individuals who collaborate and support each other to achieve their goals. Napoleon Hill argues that no one achieves success alone. The collective energy and wisdom of like-minded people can elevate you and help you think in ways you would not your own. पावर ऑफ द मास्टर माइंड का मतलब ये है कि नेपोलियन हिल इस बात पे बिलीव करता है कि कामयाबी कभी भी अकेले जो है वो अचीव नहीं की जा सकती। अकेले आप एक पौधा तो लगा सकते हो, लेकिन सैकड़ों जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो कभी भी आप अकेले नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको एक टीम चाहिए। आप एक आम का दरख्त तो अकेले लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको आम का बाग खड़ा करना है तो उसको कभी भी आप अकेले नहीं लगा सकते। सो आप ने कोशिश ये करनी है कि अपनी फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड में आप एक्सेल करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जो काम आप शुरू करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगी आपकी, उससे रिलेटेड जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, उससे कंपटीशन करने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। उससे सीखने की कोशिश करें, उससे दोस्ती करने की कोशिश करें। दोस्ती करने की सबसे आसान चीज ये होती है, जब भी किसी के पास मिलने जाएं, किसी सीनियर के पास, उसको ड्यू रिस्पेक्ट दें, गिफ्ट लेकर जाएं, और उससे कंपटीशन करने के बजाय एज ए स्टूडेंट उससे सीखने की कोशिश करें। यकीनन जिस शख्स ने ऑलरेडी उस फील्ड में थोड़ा टाइम लगाया है, तो आप उससे कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको भगा देगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि उस एज ए स्टूडेंट जो है उससे पूछें। ठीक है, लाइक माइंडेड लोगों में बैठें, जो आप काम शुरू करना चाहते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस देखें, पॉडकास्ट देखें, और अपना एक नेटवर्क बनाएं। अपना एक नेटवर्क बनाइए, जिस फील्ड में भी आप ग्रो करना चाहते हैं वो एक नेटवर्क बनाइए। लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठिए, उनके साथ कोरेस्पॉन्डेंस कीजिए, सवाल जवाब कीजिए, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए, आइडियाज को शेयर कीजिए। दैट्स व्हाट वी कॉल पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। द सबकॉन्शियस माइंड, 10th जो इसका पॉइंट है, द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स 24/7 influencing your thoughts and actions. You can program your subconscious mind to work in alignment with your goals, transforming your mind into powerful tool for success. Now subconscious mind क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने कभी गौर किया है कि अक्सर जो क्रिकेटर होते हैं उनके बेटे क्रिकेटर बनते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उनके बच्चे डॉक्टर बनते हैं, जो एडवोकेट होते हैं उनके बच्चे एडवोकेट बनते हैं, जो एक्टर होते हैं उनके बच्चे एक्टर बनते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बच्चे पॉलिटिशियंस बनते हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि जो आपके फॉरफादर्स होते हैं, जो एंसेस्टर्स होते हैं, वो जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उसी तरह की गुफ्तो शनीद घर में हो रही होती है। तो बच्चे यकीनन वो सुनते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, और उसी तरह से उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लेते हो तो आप भी उस फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। प्रोग्राम कैसे करेंगे? इसका बहुत आसान तरीका है। आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल में, लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड किया हुआ है सिंगर्स को, एक्टर्स को, पॉलिटिशियंस को, इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपके फेसबुक प्रोफाइल में, लिंक्डइन प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, ट्विच में, रैम्बल में एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके सोशल मीडिया पर आपके टीचर्स ऐड होने चाहिए। ठीक है, आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो बिजनेसमैन होने चाहिए। उनसे बात कीजिए, उनसे गुफ्तगू शनीद कीजिए। अब जो भी बनना चाहते हो उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, उससे रिलेटेड किताबें पढ़िए, उससे रिलेटेड पॉडकास्ट देखिए। ये चीजें क्या करेंगी? ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगी। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है 24/7 वर्क करता है। ठीक है, जब कोई मायानाज बैट्समैन होता है, जब वो खेलता है, बैटिंग करता है, तो वो सोचकर बैटिंग नहीं करता,
उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम हुआ है कि यॉर्कर को कैसे करना है, खेलना है, बाउंसर को कैसे पुल करना है, कवर ड्राइव कैसे खेलनी है। उसी तरह जब कोई यॉर्कर इन स्विंग बॉल करता है तो सिर्फ सोचने से इन स्विंग बॉल नहीं हो जाएगी, इन स्विंग यॉर्कर नहीं हो जाएगी, ठीक है, उसने वो प्रैक्टिस की है बार बार। तो जब मैच में वो इन स्विंग यॉर्कर करता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो उसकी बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। दैट्स व्हाट वी कॉल सबकॉन्शियस माइंड। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो विद द अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, विद द अप्रोप्रिएट बुक्स, विद द अप्रोप्रिएट वीडियोस, विद द अप्रोप्रिएट फ्रेंडशिप, विद द अप्रोप्रिएट पॉडकास्ट। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेलिबरेटली प्रोग्राम कर सकते हो। द मास्टरी ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, क्या मतलब है इसका? दिस प्रिंसिपल डिस्कसेस चैनलिंग सेक्सुअल एनर्जी इनटू प्रोडक्टिव आउटलेट्स, प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी एनर्जी को अपोजिट सेक्स की डिस्ट्रक्शन है, किसी अल्कोहलिक आप एडिक्शन में हो, कोई नशे की हालत में हो, कोई भी आप अगर हेल्दी एक्टिविटी में अपने आप को जो है वो अपने माइंड को इंगेज करोगे, इंडल्ज करोगे, तो ये अपोजिट सेक्स की डिस्ट्रक्शन जो है या नशे की आदत जो है, कभी भी आपने किसी अच्छे मायानाज क्रिकेटर को, अच्छे मायानाज स्पोर्ट्समैन को कभी भी आपने अल्कोहलिक नहीं देखा होगा। वजह क्या? वजह है क्योंकि जिसकी सोच ये होगी कि मुझे दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बनना है, नंबर 1 बॉलर बनना है, नंबर 1 एथलीट बनना है, तो वो यकीनन इन चीजों से क्या रहेगा? दूर रहेगा। तो अगर आपके अंदर कोई मोटिवेशन होगी, मोटिवेशन जिसके अंदर नहीं होती है वो चाहते ना चाहते हुए भी क्या हो जाता है? बुराइयों में पड़ जाता है, ठीक है। रोशनी क्या है? रोशनी जो है, अंधेरा क्या है? बेसिकली अंधेरा जो है वो रोशनी के ना होने का नाम है। अंधेरा जो है बेसिकली रोशनी के एब्सेंस का नाम है। तो अगर आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होगी कि मुझे इस जैसा बनना है, तो यकीनन आप चाहते ना चाहते हुए भी क्या होगा? गलत कामों में लग जाओगे। तो इसलिए अपनी एनर्जी को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, लोगों को आइडियलाइज करें और फिर उन जैसा बनने की कोशिश करें। यकीनन आपकी जो पैशन होगा आप उसी तरह के लोगों को आइडियलाइज करेंगे। पॉइंट नंबर 12, द ब्रेन। Napoleon explores how the brain functions as a broadcasting and receiving station for thoughts, emphasizing the power of positive thinking. ब्रेन क्या करता है? नेपोलियन ये कहता है, it explores how the brain function as broadcasting and receiving station for thoughts, emphasizing the power of positive thinking. ब्रेन जो होता है बेसिकली it's a hub that broadcasts the signals for the whole body. आप के अंदर जब पॉजिटिव ख्यालात आते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव ऑरा आपके अंदर होता है, ठीक है। बाज ऐसे आपने लोग देखे होंगे कि जब वो महफिल में आते हैं तो महफिल काफ़ी प्लेजेंट हो जाती है, पॉजिटिव बातें करते हैं, बात उनसे करके उनके साथ बैठ के एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। और बाज लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर से नेगेटिव जो शुआएं हैं वो आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज में मनफी पहलू तलाश करते हैं। तो ये अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिव सीड्स डालेंगे तो पॉजिटिविटी आपकी पर्सनालिटी में नजर आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉजिटिव वेव्स जनरेट होंगी। बाज लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो 7-7 फीट तक की होती हैं, और बाज लोगों की जो वेव्स होती हैं वो पूरी कायनात में पॉजिटिविटी जनरेट कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका जो सहर है वो रहमतुल लिल आलमीन थे, उनका जो सहर है, उनकी जो पॉजिटिव शुआएं हैं वो पूरी दुनिया में आज तक हम उनकी सुन्नतों पर चलते हैं, अमल करते हैं। तो आप भी अपने माइंड में जैसे बीज डालते हो वैसी ही शुआएं निकलती हैं। पॉजिटिव बीज डालोगे पॉजिटिव शुआएं निकलेंगी, नेगेटिव बीज डालोगे नेगेटिव शुआएं निकलेंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या होती है? मल्टीप्लाई भी होती है। अगर आपने फौरन से पहले नेगेटिव थिंकिंग को क्या खारिज ना किया अपने जहन से, तो वक्त गुजरने के साथ साथ ही नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके नेगेटिव ख्यालात को जो है वो एक्सक्लूड कीजिए, पॉजिटिव ख्यालात को इंक्लूड कीजिए, और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे आप पॉजिटिव लोगों में उठोगे बैठोगे, पॉजिटिव किताबें पढ़ोगे, पॉजिटिव वीडियोस देखोगे। जैसे कि मैं ये जो वीडियोस बनाता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ये एक छोटी सी अदना सी कोशिश है ताकि बच्चे वीडियोस देखें तो बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत हो।
तो ये भी एक कोशिश है पॉजिटिविटी फैलाने की, एक अपनी दानिश में अपनी पसली के मुताबिक जो भी मैं कर सकता हूं। तो पॉजिटिविटी जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है, नेगेटिविटी भी मल्टीप्लाई होती है, राइट। Point number third, the sixth sense. The sixth sense is the ability to tap into your intuition or inner feeling. The sixth sense is a powerful way to connect with the unknown and to sense opportunities before they become visible to others. सिक्स सेंस का ताल्लुक जो होता है, इंट्यूशन का ताल्लुक आपकी इनर फीलिंग से होता है। अच्छा, सिक्स सेंस जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। जब भी आप कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तो उस फील्ड के बारे में आपका दिमाग दूसरों से ज्यादा चलेगा। ये सिक्स सेंस जो होती है ना, ये दुनिया में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसी लॉजिक नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो सिक्स सेंस को एक्सप्लेन कर सके। ये सिक्स सेंस क्या होता है, ये जैसे जैसे आप मेहनत करते हो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, तो क्या होता है कि आपको वो चीज नजर आना शुरू हो जाती है। जैसे अच्छे लीडर्स के बारे में ये कहा जाता है ना कि लीडर वो है जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके। लीडर को फ्यूचर प्रेडिक्ट कैसे कर रहा है? यकीनन उसके पास कोई गैब का इल्म तो नहीं है। जो एक अच्छा सीईओ होता है, जो एक अच्छा सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या जो अच्छा लीडर होता है, वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कैसे कर लेता है? वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट ऐसे कर लेता है कि वो अपनी फील्ड में दूसरे लोगों से ज्यादा काम करता है, अपनी फील्ड से रिलेटेड ज्यादा किताबें पढ़ता है, अपनी फील्ड में ज्यादा मेहनत करता है, इसीलिए उसका दिमाग उस फील्ड में ज्यादा चलता है। वो फॉरकास्ट कर लेता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सेल्स हमारी कब ज्यादा होगी, सेल्स हमारी कब कम होगी, कब मार्केट सैचुरेट रहेगी, कब मार्केट में सैचुरेशन रहेगा, कब मार्केट में बूम आएगा। तो इस सिक्स सेंस जो होती है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, लेकिन इसको प्रैक्टिस के साथ, मेहनत के साथ मास्टर किया जा सकता है। तो ये 13 पॉइंट्स बताने का मकसद स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इन पॉइंट से मुस्तफीद हों और इसको अपने पर्सपेक्टिव फील्ड में, जो भी आप काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ये 13 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि दुनिया के 500 कामयाब तरीन लोगों में मुश्तरक थे। तो यकीनन इन पॉइंट्स के अंदर कुछ तो ऐसी चीज है जिसको अडॉप्ट करके कामयाब बना जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने हर स्टूडेंट्स का, हर सब्सक्राइबर का जो है वो फर्दन रिप्लाई करूं। अगर वीडियो पसंद आए दूसरों से शेयर कीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।